Hi student, very good morning. Today we are going to study first chapter of chemistry of 8th ICSE, that is matter. तो चलिए देखते हैं मैटर क्या है. Anything which occupies some space and having some mass. Listen one more thing. ये मास की जगह कभी कभी वेट भी लिखा होता है, तो घबराना नहीं. देखो, मोस्टली मास की बात की जाती है फिजिक्स में, लेकिन कहीं कहीं पर वेट लिखा होता है. वेट क्या होता है? W इज इक्वल टू M इंटू जी. व्हाट इज जी? जी इज ग्रेविटी. तो ग्रेविटी उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है. तो चलिए यहां हम देखते हैं मैटर क्या है. जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसमें कुछ मास हो और जिसका हम सेंस कर सकें स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड मैटर. सपोज दैट हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारे घर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो कुछ प्लेस ऑक्युपाई किया होगा, उसमें कुछ वजन होगा, उठा के घर में चेक कर लीजिए, तो वो मैटर है. स्टूडेंट, जो भी मटेरियल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? मैटर से बनते हैं. और मैटर किससे किससे बनता है? मैटर के अंदर एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं. यानी मैटर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल से बना होता है. बेसिकली तीन टाइप के हमने मैटर के 3 स्टेट्स पढ़ा है. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. एक और स्टेट होता है मैटर का, 4th स्टेट, दैट इज प्लाज्मा. लेकिन वह हमारे सिलेबस में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस में वो नहीं है. कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट, जैसे मास, वॉल्यूम, शेप, रिजिडिटी, डेंसिटी. रिजिडिटी आपको पता होगा ना, जो सॉलिड होता है वो रिजिड होते हैं, फोर्स लगाने पर उनके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं आते. हम आगे देखने वाले हैं. ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. स्टूडेंट, चलिए देखते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर्स. काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर कहता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं इंटरनल मोलिकुलर स्पेस. देखो, ये एक पार्टिकल है, यह भी एक पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरनल मोलिकुलर स्पेस. और यह ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स से बने होते हैं. फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, एक रिपल्सिव, एक अट्रैक्टिव. तो मैटर के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो मोस्टली अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होता है. आर इन द कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन. और ये क्या होते हैं? मैटर के जो पार्टिकल्स हैं यह कॉन्टिन्यूअस मोशन में भी हो सकते हैं और रैंडम मोशन में. अब ये क्या है? तो जब हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट अपने मेन पोजीशन पर, अपने एक ही पोजीशन पे, ये पोजीशन है ना ये पार्टिकल का, ये पार्टिकल यहीं पर स्टूडेंट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. टू एंड फ्रो मोशन दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस दिखाते हैं. लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल यहां से यहां जा सकते हैं, यहां आ सकते हैं. यानी वो कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं, और वो भी कॉन्टिन्यूअस मोशन करते हैं. कभी वो रेस्ट में नहीं आते. चाहे सॉलिड हो, हमें सॉलिड में दिखता नहीं है कि पार्टिकल मोशन कर रहे हैं, लेकिन उसके भी पार्टिकल मोशन करते हैं, अपने मेन पोजीशन पर मोशन करते हैं स्टूडेंट. लिक्विड में भी पार्टिकल मोशन करते हैं. लिसन वन मोर थिंग स्टूडेंट, लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं. व्हाट इज फ्लूइड्स? अ थिंग विच कैन बी फ्लो. ऐसा चीज जो फ्लो हो सके उसे हम फ्लूइड्स कहते हैं. तो लिक्विड और गैस फ्लूइड्स है, यानी इसके पार्टिकल फ्लो हो सकते हैं, यानी मोशन कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसके? सॉलिड के, लिक्विड के एंड गैसियस स्टेट के. सबसे पहले सॉलिड के लिए हम देखते हैं. सॉलिड का जो मास होता है वो डेफिनिट होता है. देखो, मास के टर्म में बात कर रहे हैं. लिक्विड का भी मास क्या होता है स्टूडेंट? डेफिनिट होता है. गैस का भी मास डेफिनिट होता है. यार, गैस का भी मास अगर डेफिनिट नहीं होगा तो सिलेंडर लेने जाते हो ना, तो कैसे वो वजन करता? मास डेफिनिट है. वॉल्यूम, शेप और रिजिडिटी में ही तीनों में डिफरेंस आता है स्टूडेंट. जैसे सॉलिड का जो शेप होता है मोस्टली डेफिनिट शेप दिखाते हैं, यानी फिक्स शेप होता है. आपने आज देखा है जो जैसा था वैसा ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं वर्क करे. एक्सटर्नल फैक्टर जैसे आपने किसी सॉलिड को हीट कर दिया
वो एक एक्सटर्नल फैक्टर, वो अपने स्टेट को चेंज कर देगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो स्टूडेंट किसी सॉलिड पर, एक सॉलिड है, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, अगर उसके शेप और साइज में चेंजेस नहीं आता है, उसे हम कहते हैं रिजिड है। कुछ सॉलिड इलास्टिक होते हैं, जैसे रबर को अगर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, दब जाता है, खींचते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, तो उसे इलास्टिक कहते हैं स्टूडेंट। लेकिन मोस्टली जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। लिक्विड के केस में अगर हम बात करें स्टूडेंट, लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लिक्विड जिस भी कंटेनर में आप रखोगे, देखो कंटेनर दिया है, जिस भी कंटेनर में रखोगे उस वैसा शेप ले लेता है। आप ग्लास में रखते हो तो ग्लास के जैसा, आप जग में रखते हो तो जग के जैसा शेप ले लेता है स्टूडेंट। गैस का ना ही शेप डेफिनिट होता है और ना ही वॉल्यूम डेफिनिट होता है। आप किसी कंटेनर में थोड़ा सा भी गैस डालते हो तो गैस पूरे जितना वॉल्यूम उसका है उस कंटेनर का पूरे के पूरे को ऑक्युपाई कर लेता है। गैस फैल जाता है पूरे कंटेनर में, चाहे 1 kg गैस हो या उसके अंदर कैपेसिटी 10 kg गैस की है, लेकिन वह पूरा फैल जाता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो गैप है, इस गैप का नाम तो हमने पढ़ लिया था, इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस। सबसे लीस्ट होता है, किसके अंदर लीस्ट होता है स्टूडेंट, सॉलिड के अंदर लीस्ट होता है। और अगर हम लिक्विड की बात करें स्टूडेंट तो इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से बहुत कम होता है स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस जो है, देखिए यहां पर इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो सबसे लीस्ट स्पेस किसके अंदर है स्टूडेंट, सॉलिड के अंदर। और सबसे ज्यादा स्पेस किसके अंदर है, गैस के अंदर। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होते हैं, यानी इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस उनके बिटवीन बहुत क्या है, कम है, लीस्ट है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे ज्यादा होता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। यानी जो सॉलिड होते हैं इनके मॉलिक्यूल बहुत क्लोज है, यानी इसे हम लोग कहते हैं ये क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड की बात करें तो मैंने कहा उनके मॉलिक्यूल के बिटवीन जो स्पेस है वो क्या है, सॉलिड से ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। लेकिन गैस से अगर कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा होता है स्टूडेंट। और इसके मॉलिक्यूल उतना क्लोजली पैक नहीं होते हैं जितना कि सॉलिड के होते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं स्टूडेंट। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से उनके बिटवीन जो फोर्स लगता है वो बहुत लीस्ट होता है और मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए गैसेस डिफ्यूज कर पाते हैं। डिफ्यूजन समझ में आता है, डिफ्यूजन मतलब दो गैस का मिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। यहां तो मैंने कहा कि काइनेटिक, अगर हम प्रॉपर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करूं तो एक गैस होता है, उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। आइडियल गैस ऐसे गैस होते हैं स्टूडेंट जिनके मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है स्टूडेंट, उन्हीं गैस को आइडियल गैस कहते हैं। ऐसा कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कुछ गैसेस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। इन सबको कुछ सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इन गैसों को एक नाम दिया जाता है, उस गैस को कहते हैं रियल गैस स्टूडेंट। ये रियल गैस है, इन्हें आइडियल गैस की तरह कुछ सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर ट्रीट कराया जाता है। तो चलिए, हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात कर लिया कि गैस सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है और गैस के अंदर सबसे लीस्ट अट्रैक्शन है। मूवमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, मैंने पहले भी कहा अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। समझ में आया कौन सा, टू एंड फ्रो के फॉर्म में। मैंने इसी को कहा ऑसिलेशन, ऑसिलेट होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल फ्री टू मूव होते हैं स्टूडेंट, मूव कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल तो सबसे ज्यादा हाई स्पीड में मोशन करते हैं। आगे आप ग्रेड में पढ़ोगे 10th और 11th ग्रेड में कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनमें इलास्टिक कोलिजन भी होता है। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, जैसे ये कंटेनर है, यहां पे एक पार्टिकल है, दूसरे पार्टिकल से अगर कोलाइड होता है, कोलिजन में यह इलास्टिक कोलिजन दिखाता है, यानी अपनी एनर्जी और मोमेंटम को कभी लूज नहीं करता है। तो टकराने के बाद उसकी एनर्जी और मोमेंटम जो थी
कोलिजन के बाद भी वही होती है स्टूडेंट, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है। अगर ऐसा ना हो, वह अपने एनर्जी को लूज करे, उसका मोमेंटम कम हो जाए, तो आज गैस था, कुछ सालों बाद वो लिक्विड बन जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होगी तो मोमेंट मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट, और लिक्विड बन जाएगा, कुछ और दिन में वो सॉलिड बन जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है। डेंसिटी की बात करें तो जो सबसे ज्यादा क्लोजली पैक होता है वही सबसे ज्यादा डेंस होता है, यानी सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से लेस होती है, गैस से ज्यादा होती है स्टूडेंट। इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा होता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें गैस की, तो आपने पहले पढ़ लिया है, गैस की डेंसिटी सबसे लीस्ट होती है और इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस होता है सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट। फ्री सरफेस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। फ्री सरफेस समझ में आया? अरे जो सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, किसी चीज के कांटेक्ट में ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस। तो सॉलिड के पास इनफाइनाइट फ्री सरफेस होता है। लिक्विड हैव वन अपर फ्री सरफेस और गैस डू नॉट हैव एनी फ्री सरफेस। गैस के पास कोई फ्री सरफेस नहीं होता है स्टूडेंट। मिसिबिलिटी और डिफ्यूजिबिलिटी, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज विद अदर सॉलिड पार्टिकल्स, इजिली डिफ्यूज नहीं होता है। ऐसा आपके बुक में तो लिखा है डिफ्यूज नहीं होता, लेकिन डिफ्यूज होता है। लिक्विड में डिफ्यूज विद अदर लिक्विड पार्टिकल, डिफ्यूज हो जाता है इजिली। एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स कर देते हैं यार, जैसे अल्कोहल में सोडा मिक्स करके पी लेते हैं, डिफ्यूज हो जाता है। गैस रैपिडली डिफ्यूज, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट डिफ्यूज होता है गैस। गैसों में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन पाया जाता है। यानी मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं, गैस आपके घर में खाली ग्लास पड़ा हुआ है तो खाली नहीं है यार, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर गैस भरा हुआ है। हमारी सोच है वो खाली है, खाली इसलिए है, उसके अंदर वाटर नहीं है, वाटर से वो खाली है, लेकिन गैस से वो खाली नहीं है। आप उस ग्लास को सीधा जाके किसी बकेट में डुबाओ, देखो नहीं डूबेगा, और डूबेगा तो बबल्स निकलेंगे। वो बबल्स किसका प्रेजेंस दिखाते हैं? तो ग्राहम्स नाम के एक साइंटिस्ट ने डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के ऊपर लॉ भी दिया स्टूडेंट। चेंजेस ऑफ द स्टेट, चेंजेस ऑफ स्टेट को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट कहते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने स्टेट को चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास स्टूडेंट आइस है, अगर मैं आइस को हीट करता हूं, हीट कर दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा? वाटर। और हीट कर दो तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? वेपर। अब ये हीट किया हमने, अपने स्टेट को चेंज किया, आइस से वाटर, वाटर से वेपर। लेकिन अगर इसी को हम कोल्ड करते हैं तो वेपर को कोल्ड करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर से क्या बन जाएगा? आइस। तो यानी अपने स्टेट को इसने क्या किया? चेंज किया। इसी स्टेट के चेंज करने को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहते हैं। यह स्टेट चेंज होने के कई सारे रीजन होते हैं। जैसे यहां पर हमने किसके बेसिस पर किया? टेम्परेचर के बेसिस पर किया। हमने टेम्परेचर चेंज किया और उसका स्टेट चेंज हो गया स्टूडेंट। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैस के स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टेम्परेचर तो है ही है यार, लेकिन गैस में स्टेट प्रेशर की वजह से भी चेंज हो जाता है। अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो वह लिक्विफाई हो जाता है। जैसे आपके बाटले में जो गैस भरी होती है, गैस सिलेंडर बाटले में, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विफाइड होता है, तो प्रेशर की वजह से वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। अब हमने पढ़ा कुछ चीजें टेम्परेचर की वजह से स्टेट चेंज करते हैं, जैसे सॉलिड और लिक्विड प्रेशर की वजह से अपने स्टेट को नहीं कन्वर्ट करेंगे, स्टेट चेंज नहीं होगा, लेकिन गैस में प्रेशर की वजह से भी हो जाएगा। तो यह दो रीजन से हो सकता है। किससे किससे हो सकता है स्टूडेंट? टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये तीन फैक्टर हैं तो दो ही, लेकिन दोनों साथ में भी यूज हो सकते हैं कुछ चीजों के लिए। इसे हम इंटर कन्वर्जन कहते हैं स्टूडेंट। यहां पर देखिए, लिक्विड क्या बन गया? गैस, गैस क्या बन गया? सॉलिड। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, देखिए अगर कोई सॉलिड लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, और कोई लिक्विड अगर गैस बनता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अभी नाम समझ लीजिए, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। अगर कोई लिक्विड है, गैस बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। लेकिन अगर कोई गैस लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम
कंडेंसेशन। स्टूडेंट, अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली क्या बन जाए, गैस, उस फिनोमिनन को कहते हैं सब्लिमेशन। कहां देखने को मिलता है? कैम्फर। आप कैम्फर एक ऐसा सब्सटेंस हो लिक्विड स्टेट में नहीं, सीधा गैसियस स्टेट में जाता है। अरे कपूर यार घर में जलाते हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए यहां पर कुछ प्रोसेस के नाम दिए हैं, जैसे मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा, उसका टेम्परेचर रेज होगा, उस पार्टिकल का टेम्परेचर रेज होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड में। अगर कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, उस प्रोसेस को कहते हैं हम मेल्टिंग। स्टूडेंट, वेपराइजेशन क्या है? यहां भी वही प्रोसेस। अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस है, जिसे हम इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम इवापोराइजेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। लिक्विफिकेशन क्या है स्टूडेंट? लिक्विफिकेशन मतलब किसी गैस को किस में कन्वर्ट करना, लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ध्यान से देखिए, अगर गैस है तो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ज्यादा होगा। अब मॉलिक्यूल के बीच का जब डिस्टेंस कम होगा तो कैसे कम होगा स्टूडेंट? मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट को रिमूव करते हैं, यानी कूल करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन सेम प्रोसेस। ऐसे ही अगर कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है किस में कन्वर्ट हो जाए स्टूडेंट, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम लोग लिक्विड है वाटर, उसको आइस बना देते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सब्लिमेशन तो मैंने बता दिया आपको। सब्लिमेशन क्या है? कैम्फर वाला केस, सॉलिड से सीधा क्या बनना, गैस बनना। सॉलिड से गैस कैसे बनेगा? मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। मेल्टिंग, मेल्टिंग पता है, सॉलिड टू लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या सॉरी स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। जिस डिग्री टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई लिक्विड है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, जिस डिग्री टेम्परेचर पर। टेम्परेचर लगेगा ना मॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीज करने के लिए, तो जिस डिग्री टेम्परेचर पर वो गैस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विफिकेशन पॉइंट, लिक्विफिकेशन मतलब स्टूडेंट कोई गैस है किसमें कन्वर्ट हो जाए, जिस डिग्री टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी सिमिलरली है, कोई भी लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप जानते हो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस को हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ। अब ये इंटरनल मॉलिक्यूलर कन्वर्जन जो है, इंटर कन्वर्जन यानी मैटर का कन्वर्जन जो होता है वो कैसे होता है? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम हीट करेंगे तो टेम्परेचर रेज होगा। टेम्परेचर रेज होने की वजह से जो पार्टिकल हैं ये एनर्जी गेन कर लेंगे, और एनर्जी गेन करते ही इनके बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया और मॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो अपने स्टेट को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ऐसे कोई लिक्विड है स्टूडेंट, उनके मॉलिक्यूलर स्पेस को हम हीट करके इंक्रीज करते हैं, यानी मॉलिक्यूल को हीट किए तो उसने एनर्जी गेन किया, और एनर्जी गेन किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंटरनल मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होगा और वो क्या बन जाएगा, वेपर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब यहां देखिए लिक्विफिकेशन, अब हीट नहीं, हम कूल करेंगे उसको। तो जब कूलिंग देंगे तो क्या करेगा, पार्टिकल हीट अपने अंदर से लूज करेगा, हीट लूज करेगा। जैसे एसी होता है, एयर कंडीशन, जहां आप रहते हो, एयर कंडीशन क्या करता है, अगर हम बाहर से आते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है सपोज दैट, और एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सेट है, यानी रूम का टेम्परेचर अप्रॉक्स 25 हो चुका होगा, काफी देर से चल रहा है। तो अगर हम जाते हैं 32 वाले टेम्परेचर से, तो हम क्या करते हैं, कूलिंग एब्जॉर्ब करते हैं, हीट लूज करते हैं, और एसी हीट को बाहर निकाल देता है। इसी हीट को बाहर निकालने पर एसी में टर्न होता है, 1 टर्न 2 टर्न एसी, यानी कितना हीट 1 घंटे में बाहर फेंक सकता है, उसके ऊपर ही टर्न डिसाइड होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल ने एनर्जी लूज किया, और एनर्जी लूज करेगा तो बीच का स्पेस जो है वो
इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। यानी अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा और स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो फास्ट रैंडम मोशन में थे वो स्लो डाउन हो जाएंगे और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट लिक्विफिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, सॉलिडिफिकेशन में भी सेम होगा यार। अरे मॉलिक्यूल्स को हमने क्या दिया, कूलिंग दिया, और जैसे ही कूलिंग दिया मॉलिक्यूल को, क्या हुआ, वो कूलिंग को एब्जॉर्ब किया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ और स्पेस डिक्रीज हुआ और मॉलिक्यूल एक मीन पोजीशन पर मोशन करना चालू कर दिया। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। मैंने कहा मैटर एटम से बना हो सकता है, मैटर मॉलिक्यूल से हो सकता है स्टूडेंट, मैटर आयन से भी बना हो सकता है। यह मैटर की कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले जो हम एटम की बात करेंगे, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन था। यह ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी थियरी 1803 में दी थी स्टूडेंट। 5 ईयर तक इनकी थियरी पर एक्सपेरिमेंट किया गया और 1808 में इनकी थियरी ट्रू हुई। जॉन डाल्टन ने जो पोस्टुलेट मतलब थियरी होता है, जो पोस्टुलेट दिया, वो क्या कहा सुनिए। कहा जितने भी मैटर है वो टाइनी, इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइडेड पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा किसने कहा था, ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने। और इन्होंने कहा था यही एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। यह एटम है, एक एटम, यह भी एक एटम है। When two or more atom combine together to forming molecule, और डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर कंबाइन हो या एटम्स तो कंपाउंड भी बनाते हैं। क्या बनता है स्टूडेंट, कंपाउंड। देखो एटम्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहता है जो एटम है वो पेन से बना हुआ है। पेन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ। मैंने पहले भी बताया होगा, इसकी डिस्कवरी ईट पर नाच ने की थी। इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रुदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवरी की थी स्टूडेंट। तो इन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। इनके अलावा कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ये फंडामेंटल पार्टिकल याद करके रखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं होता है स्टूडेंट, चार्जलेस पार्टिकल है। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो पॉजिट्रॉन, मेसॉन और एंटी न्यूट्रिनो कहलाते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूं। आइसोटोप, आइसोटोप मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं स्टूडेंट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम को मैंने बता दिया, किसी भी चीज का सबसे बेसिक यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इंडिविजिबल। और एटम कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। कुछ एटम के मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज, ऑफ, फ्राइडे, नाइट, ना, मागो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू, केक। ये 20 तक के हमने एटम को बता दिया। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एटम्स है और एटम्स के ग्रुप को ही ग्रुप ऑफ एटम्स, जब ग्रुप जुड़ जाता है स्टूडेंट तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। इनफाइनाइट ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो एलिमेंट बनता है। एटम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है। एच कभी एच नहीं रह सकता। अगर उसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना है तो उसको मॉलिक्यूल बनना पड़ेगा, यानी H2 बनना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट? When two or more atom combine together to forming molecule, जैसे O plus O gives out O2, N plus N gives out N2, ये सब मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल फ्री रह सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, बट
किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और जो सॉलिड लिक्विड गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, यानी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मोस्टली मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट। इसीलिए देखिए यहां पर लिखा है मॉलिक्यूल रिटेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की अब हम बात करते हैं स्टूडेंट। तो हमने पढ़ा एटम, एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, यहां पे आपको दिख रहे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कहा पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने स्टूडेंट कहा कि यह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस कोर में रहता है, कोर को इन्होंने कहा न्यूक्लियस। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। जो एटम है, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इनडिविजिबल। तो एटम के पास 2 नंबर होते हैं, पहले वाले का नाम एटॉमिक नंबर है और दूसरे वाले का नाम एटॉमिक मास नंबर है स्टूडेंट। 2 नंबर है उनके पास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। हमने पढ़ा जो एटम होता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और जैसा कि हमने बताया कोर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। आउटसाइड जो सेल्स है केलेमेन, इनके अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक नंबर एक सिंपल टाइप ऑफ नंबर है, एक सिंपल होल नंबर है जो एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। सपोज दैट एक एलिमेंट एक्स है, उसका एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 13 है स्टूडेंट। तो व्हाट डू मीन बाय 13? अगर एटॉमिक नंबर 13 है, Z13 है, तो प्रोटॉन भी 13 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होंगे स्टूडेंट। यानी एटॉमिक नंबर एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स मींस व्हाट? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम भी होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी डिफरेंट भी हो सकती है। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दे तो उसको कहते हैं सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहां पर रॉन्ग दिया है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। एक एटम है, उसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मास नंबर 12 हो जाएगा। मोस्टली एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक नंबर का डबल होता है, बस हर केसेस में नहीं होता है स्टूडेंट। जैसे कार्बन के केसेस में 6 12 यानी डबल है, लेकिन सोडियम के केस में मैं बात करूं तो सोडियम का 11 और 23 होता है, तो हर बार डबल मत करना स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नील्स बोर के अकॉर्डिंग, नील्स बोर ने क्या कहा? यह न्यूक्लियस हो गया, बाहर सेल है, कौन कौन से सेल? के, एल, एम, एन, ये सेल्स हैं। इनसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पर भरे जाएंगे, तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था स्टूडेंट। उस फॉर्मूले का नाम 2n²। देखिए यहां लिखा हुआ 2n²। व्हाट इज n? यहां जो स्मॉल n है ये क्या है? स्मॉल n नंबर ऑफ सेल है स्टूडेंट। ये नंबर ऑफ सेल का क्या काम यहां पर? इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ सेल का यूज करेंगे। जैसे K का नंबर कितना है? 1, L का 2, M का 3, N का 4। तो फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू K के लिए N की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 जा 2, ये K में इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे L के लिए हम फॉर्मूला क्या रखेंगे? L के लिए हम यहां 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। देखिए यहां पर L में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। M में ऐसे ही फॉर्मूला रखोगे 18 और N में 32। स्टूडेंट O सेल भी होता है, यह थियरी रॉन्ग है इसीलिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, लेकिन सेल O भी होता है स्टूडेंट। O सेल का नंबर कितना होता है? अगर मैं O सेल के नंबरिंग की बात करूं तो नंबर 5 होगा। 2 इंटू किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25।
25 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे स्टूडेंट? 50। ऐसे P Q, लेकिन यह थियरी रॉन्ग है, इसलिए आपको K L M N तक ही पढ़ाया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, फिर समझ में आएगा क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एलिमेंट, एटॉमिक नंबर K L M N। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? Z से। एलिमेंट हाय, हेलो, लिसन, बी, सी, न्यूज, ऑफ, फ्राइडे, नाइट, ना, मांगो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला। तो चलिए इतना ही देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17। K की कैपेसिटी 2, L 8, M 18, N 32 स्टूडेंट। एक चीज और, ये रॉन्ग है लेकिन अभी नहीं, 8 ग्रेड तक आपको ये पढ़ना है, लेकिन 9 से ये रॉन्ग हो जाएगा। K की कैपेसिटी 2 है, और एटॉमिक नंबर के बारे में हमने पढ़ा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि हमने पढ़ा था Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। व्हाट इज Z? Z इज एटॉमिक नंबर। P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर यहां पर 1 है स्टूडेंट, यानी एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। K की कैपेसिटी कितनी है? 2, यहां 1 इजिली आ जाएगा। तो इस तरह से बना जाता है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसका इलेक्ट्रॉन है, ये K शेल है। यहां कितना है स्टूडेंट? 2 आ जाएगा क्योंकि K की कैपेसिटी 2 है। लिथियम में देखिए 3, तो K की कैपेसिटी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ध्यान से देखो, L की कैपेसिटी कितनी है? 8। अगर हम इसका बनाते हैं नियॉन का, देखो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट सेल में K में 2, L में 2 4 6 8। यहां देखो 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7। यस स्टूडेंट, आगे 2 8 8 होगा, और ऑर्गन के केस में अगर हम देखें तो 18 होता है, 2 8 8। लेकिन 18 तक ही यह थियरी सही है, आगे रॉन्ग हो जाती है, तो आगे आप ट्राई मत करना, सिर्फ 18 तक। इसी के थ्रू हम बहुत सारे वर्ड पढ़ेंगे, जैसे वैलेंसी, मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर, या जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो अगले लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।